छत्तीसगढ़ के खबरों की चर्चा करेंगे, जहां पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। ये कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत ही ज्यादा खास है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन के नक्सली प्रवक्ता अनंत ने एक बार फिर लेटर जारी किया है और गरियाबंद जिले के पिंगेश्वर के बोरिद गांव में एक विधवा महिला पिछले 2 साल से प्रशासनिक सिस्टम के आगे बेबस नजर आ रही है। मनेन्द्रगढ़ से कुछ ही दूरी पर घने जंगलों के बीच प्रकृति का ऐसा नजारा मिलता है जिसे देखने के बाद कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। सरगुजा जिले में बिजली कंपनी के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में नायक परिवार पर पिछले 11 दिनों से दर्द का पहाड़ टूट पड़ा है। और इन सभी प्रमुख खबरों के साथ साथ आपके शहर के रिपोर्टर आपके शहर की और भी कई प्रमुख खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। जवानों ने बड़े बड़े नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसे देखते हुए अब नक्सली मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जता रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन के नक्सली प्रवक्ता अनंत ने एक बार फिर लेटर जारी किया है। इस लेटर में एमसी जोन के नक्सली द्वारा 1 जनवरी को हथियार बंद संघर्ष विराम को अंजाम देने की बात कही गई है। नक्सली प्रवक्ता ने कहा है कि एक एक करके समर्पण न करें, सब एक साथ जाएंगे। उसने ये भी कहा है कि वे अपने साथियों के साथ सरकार के पूना मार्गेम अभियान को स्वीकार करेंगे, समर्पण नहीं। नक्सली प्रवक्ता ने आपसी तालमेल और संपर्क के लिए एक खुली फ्रीक्वेंसी नंबर भी जारी किया है और कहा है कि जो सरकार उन्हें ज्यादा तवज्जो देगी उसी सरकार के साथ जाएंगे। प्रेस नोट में नक्सल प्रवक्ता ने कहा है कि हथियार छोड़ने का मतलब नहीं है। नक्सली अब सरकार की नीति को साफ तौर पर समझ गए हैं, या तो वे सरेंडर करेंगे या फिर बाकियों की तरह ढेर होंगे। यही वजह है कि नक्सलियों ने सरकार से समय मांगा है और पुनर्वास नीति से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। मनेन्द्रगढ़ से महज 10 किलोमीटर दूर पर प्रकृति की गोद में बसा कर्मघूमेश्वर का मंदिर, जहां पर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए श्रद्धालु और पर्यटक समय समय पर पहुंचते रहते हैं। मनेन्द्रगढ़ से कुछ ही दूरी पर घने जंगलों के बीच प्रकृति का ऐसा नजारा मिलता है जिसे देखने के बाद कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। हसिया नदी का पानी जब 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वह झरना पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। यहीं पर स्थित है कर्मघूमेश्वर धाम, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। लेकिन इतनी खूबसूरती और संभावनाओं के बावजूद कर्मघूमेश्वर धाम की उपेक्षा चिंताजनक है। न उचित सड़कें, न पर्यटन सुविधाएं। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ध्यान न देने से यह पर्यटन स्थल आज भी अपनी पहचान पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार कर्मघूमेश्वर मंदिर को और यहाँ के पर्यटन स्थल को कब विकसित कराती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। छत्तीसगढ़ के फिंगेश्वर ब्लॉक के बोरिद गांव में एक विधवा महिला प्रशासनिक सिस्टम के आगे बेबस नजर आ रही है। पति की मौत के बाद बीमा की राशि के लिए वन विभाग का लगातार चक्कर काट रही है, लेकिन आज तक उसे यह राशि नहीं मिला है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के बोरिद गांव की रहने वाली भगवंती यादव पिछले 2 साल से सिस्टम की चौखट पर अपनी अर्जी लिए भटक रही है। 2023 में उनके पति तेंदुपत्ता संग्रहण में मुंशी का काम करते थे और ड्यूटी के दौरान ही उनका निधन हो गया। नियम के मुताबिक वन विभाग की ओर से 2 लाख रुपए की बीमा राशि मिलनी थी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी महिला को 1 रुपये तक नहीं मिला। वहीं आरोपों पर वन विभाग का कहना है कि बीमा प्रकरण तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया गया है और राशि जारी होना शासन स्तर पर निर्भर है। लगातार परेशानियों और आर्थिक संकट से जूझ रही भगवंती यादव का कहना है कि अगर जल्द बीमा राशि नहीं मिली तो वह आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो ये एक बेबस महिला की कहानी है जो लाचार नजर आ रही है। देखना होगा कि सिस्टम कब तक जाता है, प्रशासन कब तक उसे न्याय और अधिकार दिला पाती है। छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। ऐसा पहली बार है राज्य गठन के बाद कि जब एक ही जगह पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठकर देश की आंतरिक सुरक्षा पर महामंथन करने जा रहे हैं। राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री एक साथ प्रदेश में आए हैं। इससे भी खास बात यह है कि वे यहाँ सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ जो कि दशकों से नक्सलवाद का आतंक झेलता आ रहा है, यहाँ का पुलिस प्रशासन जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। सम्मेलन में नक्सलवाद से निपटने की रणनीति, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ड्रग्स नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार फोकस नक्सल प्रभावित इलाकों, विशेषकर बस्तर और उससे सटे इलाकों पर होने वाला है। अब
अब देखने वाली बात होगी कि रणनीति कैसी बनती है और आने वाले समय में ये विकसित भारत के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चलती है। सरगुजा में बिजली कंपनी के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा मजदूरों से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कराया जा रहा है। ऐसे में मजदूरों की कभी भी जान जा सकती है। सरगुजा के उदयपुर क्षेत्र के केदमा इलाके से बिजली विभाग की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। 33 केवी लाइन के विस्तार के काम में मजदूरों को बिना हेलमेट, बिना बेल्ट और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीधे ऊंचे पोल पर चढ़ाया जा रहा है। इतनी ऊंचाई पर काम करने वाले मजदूरों के पास सुरक्षा जैकेट, ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट कुछ भी नहीं है। खतरा सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि नीचे भी बराबर है। पोल से गिरने पर उनकी जान तुरंत जा सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली कंपनी के अधिकारी इस पूरे मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं। शासन के सुरक्षा नियमों को ठेकेदार खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं और काम मनमानी तरीके से कराया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन मजदूरों का बीमा तक नहीं कराया गया है। अगर किसी मजदूर के साथ हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसी लापरवाही बरती जा रही है तो बिजली विभाग के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और बिजली विभाग के अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं। अगर किसी मजदूर की जान चली गई तो इसकी भरपाई कौन करेगा। सूरजपुर जिले के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की प्रताड़ित किए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। शासन के निर्देश पर थाना प्रभारी ने खुद आरोपी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नारायणपुर स्थित हंस वाहिनी विद्या मंदिर में बच्चों के साथ प्रताड़ना का बड़ा मामला सामने आया है। स्कूल में एक छात्र को कथित रूप से प्रताड़ित किए जाने की शिकायत सामने आई थी। इस शासन के निर्देश पर रामानुजनगर थाना प्रभारी आलरिक लकड़ा ने स्वयं इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर सीधे स्कूल संचालक सुभाष सिंहरे के खिलाफ दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी स्कूल संचालक पर पॉस्को एक्ट की धारा 75 और 82 साथ ही बीएनएस की धारा 127(2) के तहत मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी आलरिक लकड़ा ने स्वयं एफआईआर दर्ज कर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बच्चों के साथ किसी भी तरह की क्रूरता या प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। माता पिता और स्थानीय लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर तेजी से धान खरीदी कर रही है और वहीं अवैध धान खरीदी पर भी तेजी से कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही अवैध धान की आवाजाही पर प्रशासन की पैनी नजर है। राजनांदगांव कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है और रोजाना अवैध रूप से लाए जा रहे धान को पकड़ा जा रहा है। अब तक प्रशासन ने लगभग 4 करोड़ रुपयों कीमत की अवैध धान और उससे जुड़े वाहनों को जब्त किया है। पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों का इस्तेमाल हो रहा था। कलेक्टर यादव ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, किसी भी कीमत पर अवैध धान की खरीदी नहीं होने दी जाए। इसके तहत जिले के सभी बॉर्डर चेक पोस्ट पर 24 घंटे नाकाबंदी की गई है। प्रशासन की इस मुहिम से जहां एक ओर अवैध धान की कारोबार करने वाले लोगों में खलबली मची हुई है तो वहीं जिले के वास्तविक किसान इस मुहिम का स्वागत कर रहे हैं। किसानों के खेत में पानी पहुंच सके इसके लिए सरकार क्या कर रही है, नहर बनवा रही है, डैम बनवा रही है। लेकिन सरगुजा का जो उदयपुर इलाका है, पीहड़ इलाका है और ये सायर गांव, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से देखिए जल संसाधन विभाग के द्वारा, उसके ठेकेदार के द्वारा नहर का निर्माण कराया जा रहा है। और आप पहले पूरे नहर को देखिए, धीरे धीरे उधर को दिखाइए कि किस तरीके से इस नहर का निर्माण तो हो रहा है। तस्वीर देखकर आप काफी खुश हो सकते हैं कि किसानों के खेत में पानी पहुंचेगा। लेकिन इसकी हकीकत आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर आइए और ये देखिए यहाँ पर कोई सरिया का ही उपयोग नहीं हो रहा है। बिना सरिया का डाले ही सीधे कंक्रीट की ढलाई कर दी जा रही है। मतलब यहाँ पर जो सरिया आपको दिखना चाहिए था, इसका मजबूती के लिए यहाँ पर सरिया है ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर गड़बड़ी की जा रही है। ना इधर सरिया डाला जा रहा है, ना उस दूसरी छोर पर सरिया डाला जा रहा है और ना ही इसका जो ढलाई किया जा रहा है। आप इसके नीचे का जो देखेंगे इसमें भी कहीं पर सरिया नहीं डाला जा रहा है। लेकिन इतनी लंबी नहर आखिर कैसे पानी पहुंचा पाएगी, ऐसे घटिया नहर से कैसे पानी पहुंचेगा, ये भी बड़ा सवाल है। यही वजह है कि मैं आज सायर गांव पहुंचा हूं और पूरी एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में रहने वाले नायक परिवार का दर्द टूट पड़ा है। पिछले 11 दिनों से उनके घर का 11 साल का विजय कुमार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है।
परिजनों के अनुसार 15 नवंबर की सुबह करीब 9:30 बजे विजय घर से निकला था। शाम तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजन खुद उसकी तलाश में निकल पड़े। परिवार ने 16 नवंबर को तोरवा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी रही और अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। निराश परिवार बुधवार को थक हार कर सीधे एसपी ऑफिस पहुंचा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह से मिलकर बेटे को खोजने की गुहार लगाई। बेबस परिजन पोस्टर, पैम्पलेट चिपकाकर और सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं। 11 दिन बीत जाने के बाद अब परिवार किसी अनहोनी की आशंका से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार और पोस्टर चिपकाकर जो है विजय के वापसी की उम्मीद को एक बार फिर जन्म दिया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है विजय घर वापस लौटता है।